पहली बड़ी खबर, अमेजॉन के पार्सल में जिंदा कोबरा। ऑनलाइन पार्सल वाले वीडियो से देश में कैसे हड़कंप मच गया है, जरूर देखिए। दूसरी खबर, मक्का में मौत का मंजर है, 52 डिग्री का टॉर्चर हर यात्रियों की जान ले रहा है। तीसरी खबर, पुतिन किम जोंग में डील सील, यूक्रेन से युद्ध विध्वंसक होने वाला। चौथी खबर, लेबनान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, यूक्रेन गाजा के बाद क्या तीसरी जंग महायुद्ध कराएगी। और पांचवी खबर, नालंदा कैंपस से नमो संदेश, पीएम मोदी ने क्यों कहा आग किताबें जला सकती हैं, ज्ञान नहीं। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जो आज ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। पहले तो आप तस्वीर देखिए जरा। अमेजॉन, बड़ी खराब ब्रांडिंग हो गई इनकी। क्या निकला डब्बे में, सोचिए क्या निकला डब्बे में, आप सभी जानते हैं, लेकिन खबर की डिटेलिंग अब देखिए। इस खबर की शुरुआत कर रहे हैं जो सीधे सीधे ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों से जुड़ी है। आप भी अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदारी करते होंगे, ग्रॉसरी आइटम या जरूरी सामान घर मंगवाते होंगे। डिलीवरी बॉय ने पार्सल बॉक्स आपके हाथों में दे दिया, आपने उसे खोला और अंदर देखते ही आपके होश फाख्ता हो गए। सोचिए जरा, बॉक्स के अंदर से सामान की जगह जिंदा जहरीला सांप निकल आया। इस वीडियो को लेकर यही दावा किया जा रहा है। बेंगलुरु में ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन से शॉपिंग करने वाले एक कपल के साथ यही हुआ। जो वीडियो में आप मेरे बगल में देख रहे हैं, उसमें अमेजॉन के पार्सल बॉक्स में जिंदा कोबरा लिपटा। बॉक्स में कोबरा छटपटा रहा है और भागने की कोशिश कर रहा है। 15 सेकंड के इस वायरल वीडियो की कहानी क्या है, ये रिपोर्ट है। 15 सेकंड की वीडियो में बाल्टी के अंदर आधा खुला अमेजॉन का बॉक्स दिख रहा है। बॉक्स पर लगे पैकेजिंग टेप में जहरीला कोबरा फंसा है और छटपटा रहा है। अच्छी बात यह है कि टेप के कारण वो भाग नहीं पा रहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दावा है कि बेंगलुरु के कपल ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन ऐप से एक्सबॉक्स कंट्रोलर मंगाया था। डिलीवरी मैन ने सीधे उनके हाथ में बॉक्स दिया। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, कोबरा का मुंह नजर आया। कपल के होश उड़ गए। उन्होंने पूरा वाकया कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। दावे के मुताबिक उन्होंने अमेजॉन कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया। अमेजॉन कस्टमर सपोर्ट की तरफ से 2 घंटे इंतजार करवाया गया, ये खतरा जानते हुए कि जहरीला सांप नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अमेजॉन की तरफ से रिफंड दे दिया गया है, लेकिन कस्टमर का कहना है कि जहरीले सांप के साथ जान जोखिम में डालने के लिए क्या मिला। अमेजॉन ने सफाई में लिखा है कि अमेजॉन ऑर्डर से आपको हुई असुविधा के बारे में जानकर हमें खेद हुआ। हम इसकी जांच करेंगे। कृपया यहां आवश्यक जानकारी शेयर करें और हमारी टीम आपको जानकारी देगी। अपडेट के साथ जल्द ही आपसे बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के मन में डर पैदा कर दिया है। अमेजॉन के नाम से 2 चीजें मशहूर हैं, एक ऑनलाइन रिटेल, ये जिसका लोगो है, और दूसरा अमेजॉन के जंगल। अब जंगल वाली घटना रिटेल में होने लगे तो आप क्या कहेंगे? इस घटना पर टीवी 9 भारतवर्ष ने अमेजॉन कंपनी से बातचीत की। कंपनी की तरफ से हमें बताया गया है कि हम मामले की गंभीरता से जांच करेंगे। ओके, ग्राहकों, कर्मचारियों और सहयोगियों के लिए सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ओके, हम ग्राहकों को भरोसेमंद खरीदारी का अनुभव प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा, ये हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उनके लिए सब कुछ सही करने के लिए हर संभव प्रयास करें। देख के तो नहीं लगता। हम ग्राहकों की सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हैं। अच्छा, इस घटना की जांच कर रहे हैं। कब तक? आप समझ गए होंगे। हालांकि इससे पहले ऐसे भी मामले आ चुके हैं कि आपने ऑर्डर लैपटॉप किया और डिलीवरी में पत्थर मिले। आपने मोबाइल ऑर्डर किया और आपको साबुन मिला। हालांकि ये तो हद ही हो गई कि ऑर्डर गेम कंट्रोलर किया और जहरीला कोबरा मिला। सोचिए जरा, आजकल जैसे ऑनलाइन डिलीवरी में छोटे जानवरों की मिलावट वाली सेल चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है। वीडियो के जरिए हर्शेज चॉकलेट सिरप में मरा हुआ चूहा उफ निकला। प्रामी सीधर नाम के यूजर ने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इससे पहले ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम में कटी हुई उंगली और कन खजूरा मिलने का मामला भी सामने आ चुका है। चॉकलेट सिरप में चूहे वाला वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा है,
की जेप्टो ऑर्डर में चौंकाने वाली खोज। हमने जेप्टो से हर्शेस का चॉकलेट सिरप मंगवाया ब्राउनी केक के साथ खाने के लिए। हमने केक के साथ डालना शुरू किया, बार बार छोटे छोटे बाल आए। हमने डिब्बा खोलने का फैसला किया जो पूरी तरह सील था। हमने डिब्बा खोलकर जब सिरप ग्लास में डाला तो मरा हुआ चूहा बाहर निकला। हमने पुष्टि के लिए उसे साफ पानी में डाला तो वो चूहा ही था। जब तक इसका पता चला 3 लोग चॉकलेट सिरप खा चुके थे, जिसमें से एक लड़की को तुरंत जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। वीडियो वायरल होने पर कंपनी ने सफाई दी है, लिखा है, हमें यह देखकर खेद है, कृपया हमें बोतल का यूपीसी और मैन्युफैक्चरिंग कोड रेफरेंस नंबर के साथ भेजें ताकि हमारी टीम के सदस्य आपकी सहायता कर सकें। इससे पहले नोएडा में ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम में कन खजूरा निकलने की घटना सामने आई थी। इसके अलावा मुंबई में ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में इंसान की उंगली का टुकड़ा मिला था। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि ये उंगली आइसक्रीम फैक्ट्री के स्टाफ की है जो दुर्घटना का शिकार हो गया था। और अब अगर अलग खबर की ओर रुख करते हैं, एक ऐसी खबर जिससे पूरी दुनिया सकते में है और ये हम सभी को प्रभावित कर रही है। कुदरत के साथ इंसानी खिलवाड़ किस कदर जानलेवा साबित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे दुनिया भर में लोगों की जान ले रही है, इसे हज यात्रियों की 52 डिग्री वाली मौतों से समझा जा सकता है। सऊदी अरब के पवित्र मक्का से परेशान करने वाली खबरें आई हैं और तस्वीरें भी। सऊदी में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि मक्का हज करने आए तीर्थयात्री सड़क पर चलते फिरते गिर जा रहे हैं। हीट वेव के कारण बीते 7 दिन में 577 हज यात्रियों की मौत हो चुकी है। ये मक्का की भयावह तस्वीरें हैं। सड़कों पर अलग अलग जगह हज यात्रियों की पड़ी लाशें फिक्र बढ़ा रही हैं। मक्का में अचानक हो रही मौतों से हाहाकार मचा है। रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीरों को देखकर कोरोना काल का खौफनाक मंजर याद आ रहा है। सऊदी सरकार का दावा है कि ये मौतें मक्का में प्रचंड गर्मी पड़ने से हो रही हैं। यहां दुनिया भर से आए कई ज़ायरीन लू की चपेट में आकर दम तोड़ रहे हैं। असल में सऊदी अरब में इस बार गर्मी ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां पारा 52 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। बीते 7 दिन में ही भीषण गर्मी की चपेट में आकर 577 हज यात्रियों ने दम तोड़ दिया। इनमें 323 नागरिक मिस्र के बताए जा रहे हैं। लू लगने से जॉर्डन के 60 हज यात्रियों की जान गई है। मंगलवार को अम्मान सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर अपने 41 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। एक राजनयिक ने जानकारी दी है कि मक्का की सड़कों के अलावा यहां के सबसे बड़े मुर्दा घरों में से एक अल मुआइसम में कुल 550 शव दिखे हैं। इनमें अधिकतर वो लोग थे जो बाहर से हज करने आए थे। सऊदी की सरकार ने सैकड़ों मौतों की वजह जलवायु परिवर्तन को बताते हुए रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि जहां हज किया जाता है वहां का तापमान हर दशक 0.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। सऊदी अरब के मौसम विभाग के मुताबिक इसी साल मक्का की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सऊदी अरब मौतों के लिए प्रकृति को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन लोगों के गुस्से की वजह यहां की बद इंतजामी भी है। मक्का में पिछले साल गर्मी से 240 हज यात्रियों की मौत हुई थी। इसमें ज्यादातर इंडोनेशिया के नागरिक थे। इस बार स्थिति ज्यादा डरावनी है। सऊदी अधिकारियों ने गर्मी से पीड़ित 2000 से अधिक तीर्थ यात्रियों का इलाज करने की सूचना दी थी, लेकिन रविवार से आंकड़े को अपडेट नहीं किया। हज यात्री इसलिए भी सऊदी की सरकार से नाराज हैं। मक्का के बाहर मीना में सोमवार को हज यात्रियों को अपने सिर पर पानी की बोतलें डालते हुए देखा गया था। यहां तैनात वॉलंटियर्स उन्हें ठंडा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट और आइसक्रीम दे रहे थे। ये तस्वीरें देखिए अब आप। सऊदी अधिकारियों ने हज यात्रियों से अपील की है कि वो छाते का उपयोग करें, खूब पानी पिएं, दिन के सबसे गर्म समय धूप में निकलने से बचें। सऊदी सरकार का यह भी कहना है कि उस पर बद इंतजामी के गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार की दलील है कि इस साल 18 लाख ज़ायरीन हज करने पहुंचे हैं, 16 लाख विदेशी नागरिक हैं। इनमें ज्यादातर अवैध तरीके से मक्का पहुंचे हैं। इसी वजह से वो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे। भीषण गर्मी का प्रकोप सिर्फ सऊदी में नहीं दिख रहा है, हीट वेव भारत में भी है, लोगों की जान ले रही है। और हीट वेव से जो दिक्कतें हैं उसकी जो पूरी डिटेलिंग है अब आप आगे देखिए।
यूपी से दिल्ली तक गर्मी से होने वाली मौतों के ताजा आंकड़े परेशान करने वाले हैं, चिंताजनक हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में लू लगने से 81 लोगों की मौत हो गई है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में ही बीते 24 घंटे में 14 लोगों की जान जा चुकी है। कानपुर में 13, फतेहपुर में 12, चित्रकूट में 9 मौतें हुई हैं। उन्नाव में 6, उरई में 6 और बांदा में 4 लोगों ने दम तोड़ा। प्रतापगढ़ में लू लगने से 4 लोगों की जान गई है। इटावा, बरेली, प्रयागराज और कौशाम्बी में यह आंकड़ा 1-1 का है। वहीं दिल्ली की बात करें तो आरएमएल अस्पताल में 27 मई से अब तक हीट स्ट्रोक के 45 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से 9 लोगों की जान जा चुकी है। सफदरजंग अस्पताल में इस सीजन में हीट वेव से 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। एलएनजेपी अस्पताल में हीट वेव से 3 दिन में 3 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर दिल्ली से गर्मी के कारण अब तक 18 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। इन खबरों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ही सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लू से बीमार लोगों को इलाज में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन लू ना लगे, गर्मी से आप बचे रहें, इसके लिए हमें पहले से क्या क्या करना होगा, हमने इस बारे में आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर अजय शुक्ला से बातचीत की। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो दोपहर की गर्मी जो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, जैसे 12 से 3 बजे का समय है, उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करें। अगर बहुत ज़रूरी है करना है तो गैप लेके कोई ठंडे कमरे में जहाँ पे कूलिंग हो, प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो, ऐसे कमरे में करें। पानी खूब पिएं, आउटडोर्स ज़्यादा ना निकलें और आउटडोर्स फिज़िकल वर्क ना करें। तो यही सब चीज़ें हैं ज़रूरी। भारत में गर्मी का हाल यह है कि यहां कई शहरों का तापमान दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से ज्यादा है। और अगर गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन जाना चाहते हैं तो यहां भी तपिश मैदानों से कम नहीं है। ध्यान से देखिए, ऊना काफी ठंडी जगह ना, हिल स्टेशन कैसे हॉट स्टेशन हो रहे हैं। ऊना में 44 डिग्री के ऊपर है, धर्मशाला में 36 डिग्री के ऊपर, शिमला में 30 डिग्री के ऊपर तापमान है और जोलीकोट नैनीताल की अगर बात करें तो वहां पर भी 36। जाएं तो जाएं कहां, कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 9 डिग्री ज्यादा है। और ये देखिए, नैनीताल शहर में 34 डिग्री है, मसूरी में 29 डिग्री, श्रीनगर में 32 डिग्री तापमान है। इस साल प्रचंड गर्मी इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि इस बार देश का न्यूनतम तापमान भी 37 डिग्री के पार जा रहा है। रात के समय भी दिन वाली गर्म हवाएं महसूस होती हैं। सोचिए, ऐसी हालत में अगर विमान के अंदर 1 घंटे तक बगैर एसी के बैठना पड़े तो क्या होगा। दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में कुछ ऐसा ही हुआ। जब गर्मी में दिन का पारा 46 डिग्री और 47 डिग्री के पार जा रहा हो, तब दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में गजब ही हो गया। दिल्ली में यात्रियों ने फ्लाइट में चेक इन किया और इसके बाद 1 घंटे के लिए अंदर एसी बंद हो गया। फिर जो दिखा उसने स्पाइस जेट कंपनी पर दाग लगा दिया। कोई माथे का पसीना पोंछते नजर आया तो किसी ने रुमाल और किसी ने मैगजीन को ही हाथ का पंखा बनाकर गर्मी दूर करने की कोशिश की। प्लेन के अंदर हर तरफ से बंद यात्री भीषण गर्मी से परेशान होते रहे। कुछ बुजुर्ग यात्रियों की तबीयत भी बिगड़ गई। दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफर कर रहे थे, तो मतलब काफी परेशानी हुई और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फ्लाइट संख्या SG436 में सवार कुछ यात्रियों ने बाद में शिकायत की तो देर शाम स्पाइस जेट की तरफ से सफाई आई, लेकिन यह सफाई भी रास नहीं आई। दिल्ली में बोर्डिंग के दौरान चरम मौसम की स्थिति और विमान के दोनों दरवाजे खुले होने के कारण एसी में शुरुआत में थोड़ी अक्षमता का अनुभव हुआ। दिल्ली से दरभंगा की फ्लाइट की बोर्डिंग एरो ब्रिज के माध्यम से नहीं थी। ऐसे में ग्राउंड में बोर्डिंग पूरी होने के बाद दरवाजे तुरंत बंद किए गए। उसके बाद कूलिंग ने सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया। स्पाइस जेट ने सारा ठीकरा भीषण गर्मी पर मर दिया। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि ऐसी स्थिति में सारे सिस्टम ठीक से काम करें, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। और अब खबर उस डील की जिसने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के तनाव का तापमान जो है वो बढ़ा दिया है। पुतिन के प्योंगयांग दौरे पर दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने वाला अहम समझौता हुआ है। पुतिन और किम के बीच 2 घंटे तक लंबी बैठक हुई। हालांकि बैठक के लिए
शुरुआत में 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। बैठक के बाद पुतिन और किम ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन किया। इस एग्रीमेंट का मतलब क्या है, ये बताने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पुतिन जब प्योंगयांग पहुंचे तो उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। खुद किम जोंग उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। कई चमचमाती गाड़ियों और बाइकों के बीच पुतिन किम का काफिला सड़कों से गुजरा। सड़क के दोनों तरफ स्वागत के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। एक वीडियो ऐसा भी सामने आया जिसमें कार में बैठने को लेकर दोनों के बीच पहले आप वाला अंदाजा दिखाई दिया। ये देखिए आप जरा, पहले आप। किम जोंग ने मेहमान नवाजी दिखाते हुए पुतिन को पहले कार में बैठने के लिए, तो पुतिन ने किम को पहले बैठने का इशारा किया। हालांकि बाद में पुतिन पहले ही कार में बैठे। पुतिन किम की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको देखकर कैसे पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ गई है, ये रिपोर्ट देखें। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन किम की ये करीबी देखकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की बेचैनी बढ़ गई। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ एक नया गठजोड़ तैयार करने के इरादे से अपने रिश्तों को आगे बढ़ाया है। 24 साल बाद पुतिन का नॉर्थ कोरिया दौरा इसी नए रिश्ते की कड़ी है। पुतिन के शानदार स्वागत के साथ दोनों ने एक दूसरे को तोहफे भी दिए हैं। CNN के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार यूरी उशकोव ने बताया कि पुतिन ने किम जोंग को नई ऑरस लग्जरी कार गिफ्ट की। पुतिन ने किम को टी सेट भी गिफ्ट किया है। किम की तरफ से पुतिन को भी गिफ्ट दिए गए हैं। पुतिन ने दूसरी बार किम को ऑरस कार दी है। इस स्वागत सत्कार और मेल जोल के बीच पुतिन किम ने अहम डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत रूस और उत्तर कोरिया हमला होने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। किम ने पुतिन से पश्चिम के खिलाफ जंग में साथ रहने का वादा किया। पश्चिमी देशों की मनमानी का रूस नॉर्थ कोरिया मिलकर जवाब देंगे। रूस नॉर्थ कोरिया मिलकर अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा करेंगे। रूस नॉर्थ कोरिया ने नया फंडामेंटल डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो दोनों देशों के रिश्ते का आधार तय करेगा। रूस नॉर्थ कोरिया के बीच हुआ ये नया समझौता 1961 और 2001 की संधि की जगह लेगा। बाकी उत्तर कोरिया यूक्रेन युद्ध में रूस को तोप, मिसाइल और सैन्य उपकरण दे रहा है। बदले में रूस सैन्य तकनीक और सहायता से प्योंगयांग के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने में मदद कर रहा है। हालांकि खुले तौर पर कभी भी दोनों देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। फिलहाल इस नए गठजोड़ ने सियोल से वॉशिंगटन तक तनाव बढ़ा दिया है। Подписанный сегодня договор. पुतिन ने यह भी उम्मीद जताई है कि किम से उनकी अगली मुलाकात मॉस्को में होगी, यानी उन्होंने अगली मुलाकात के लिए किम को मॉस्को आने का न्योता दिया है। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक प्योंगयांग मॉस्को की हथियार और सैन्य उपकरणों से सहायता कर रहा है। हालांकि कभी भी उसने ये स्वीकार नहीं किया है। अब सवाल है कि बदले में रूस से उसे क्या मिल रहा है। इसमें रशियन एयरक्राफ्ट्स और सैन्य तकनीक तो शामिल है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी शामिल हैं जो नॉर्थ कोरिया की पुतिन के दौरे से अलग तस्वीर पेश करती है। पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे से प्योंगयांग की चमक धमक दुनिया के सामने आई। शायद सालों बाद दुनिया ने किम जोंग के देश के अंदर से ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। नॉर्थ कोरिया में पुतिन का जो ग्रैंड वेलकम हुआ, उससे प्योंगयांग की ताकत का अंदाजा मिला। लेकिन क्या यह सब सिर्फ एक दिखावा है? कैमरे पर नॉर्थ कोरिया जैसा दिख रहा है, कैमरे के पीछे उसके हालात बिल्कुल उलट हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक डील के तहत प्योंगयांग मॉस्को से कैश और अनाज की मांग कर सकता है। क्या किम जोंग अपनी इसी कमजोरी को मिसाइल और परमाणु परीक्षण की आड़ में छिपाता है? अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से नॉर्थ कोरिया में खाद्यान्न का भारी संकट है। देश की बड़ी आबादी भुखमरी के कगार पर है। बीते सालों में कोरोना प्रतिबंधों और आर्थिक बैन के चलते उसकी हालत बिगड़ गई है, जिससे अनाज उत्पादन प्रभावित हुआ है। नॉर्थ कोरिया आज भी 1950 में बने कलेक्टिव एग्रीकल्चर सिस्टम से चलता है। हालांकि किम ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रतिबंधों के चलते सफलता नहीं मिल पाई है। वॉशिंगटन के ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक
नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 2.2 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ जमीन है, लेकिन कृषि के लिए उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन, फर्टिलाइजर्स और फ्यूल नहीं है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया रूस से अपनी इस जरूरत को पूरा कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन को आज एक मार्केट चाहिए। पुतिन को पता है कि रशिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके लिए कंज्यूमर्स की जरूरत है। वो कहां से आएंगे? वो आएंगे नॉर्थ कोरिया से, क्योंकि बाकी हर जगह तो उनके ऊपर बैन लगा हुआ है। पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे पर गाला रिसेप्शन का एक वीडियो सामने आया। ये रिसेप्शन किम जोंग की तरफ से पुतिन के सम्मान में दिया गया था। जैसे ही पुतिन इवेंट हॉल में किम के साथ एंट्री लेते हैं, वहां मौजूद सब लोग खड़े हो जाते हैं और पुतिन के स्वागत में तालियां बजाते हैं। यूक्रेन युद्ध में किम जोंग की सीधी एंट्री होती दिख रही है। वहीं यूक्रेन और गाजा के बाद दुनिया लेबनान में तीसरा युद्ध शुरू होने के डर से सहमी हुई है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो लेबनान के खिलाफ जंग लड़ेगा, हिजबुल्लाह का दी एंड करेगा। इजराइल की सेना ने लेबनान के खिलाफ जमीन और आसमान और समंदर से विध्वंसक तैयारी की है। प्लान फाइनल हो चुका है। रात से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। इजराइल की वायुसेना ने मंगलवार पूरी रात लेबनान में भीषण एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर बम बरसाए। तबाही ऐसी मची कि लेबनान के कई हिस्सों में धमाकों की गूंज साफ सुनाई दी। चीख पुकार की आवाजें कई तरफ से आईं। बाद में इजराइल की वायुसेना ने जानकारी दी कि उसने गेशेर हजीफ के कोस्टल एरिया में संदिग्ध एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट किया। ताइबे, ओडाइश, जिब्बैन और आयाता एश शाब इलाकों में हिजबुल्लाह के कई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए। इसके बाद टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से यह खबर आई कि इजराइल ने लेबनान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। आईडीएफ की उत्तरी कमान ने वॉर प्लान को मंजूरी दी। एयर स्ट्राइक के अलावा दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी है। जब सेना इस तरह से अटैक मोड में हो तो फिर इजराइल सरकार की ओर से भी लेबनान को चेतावनी दी गई। इजराइल के विदेश मंत्री ने लेबनान में महाविनाश लाने की वार्निंग दी, हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खाई। असल में इजराइल का यह अटैक और लेबनान में खुली जंग के ऐलान की एक बड़ी वजह सामने आई है। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी ये वीडियो देखिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी कि अगर उसने लेबनान को टारगेट करने की कोशिश की तो हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल के हाइफा पोर्ट को तबाह कर देंगे, रॉकेट इंजन स्टोर और रॉकेट इंजन अंडरग्राउंड टेस्टिंग टनल को बर्बाद कर देंगे, एयर डिफेंस मिसाइल स्टोर और आयरन डोम को नष्ट कर देंगे, मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री और मिसाइल टेस्ट के लिए रडार को ध्वस्त कर देंगे। हिजबुल्लाह के ड्रोन टारगेट पर फाइटर जेट भी नजर आए। हिजबुल्लाह की इस कोशिश में सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दौरान इजराइल के आयरन डोम एक्शन में नहीं दिखे और हिजबुल्लाह ने इसे अपनी जीत के तौर पर पेश किया। इजराइल ने लेबनान के खिलाफ जंग शुरू करने का ऐलान किया है। दुनिया में 2 साल के अंदर यह तीसरा वॉरफ्रंट खुलेगा। इसके 3 संकेत साफ दिख रहे हैं। बीते हफ्ते हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट उत्तरी इजराइल के शहरों में दागे थे। इजराइल के कई सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था। वहीं इजराइल की सेना में ग्रेटर इजराइल की मांग भी जोर पकड़ रही है। इजराइल की सेना में अधिकतर लोग गाजा के साथ साथ लेबनान फ्रंट खोलने के पक्षधर हैं। आईडीएफ खुद कह चुकी है कि बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी उसे बर्दाश्त नहीं है। आपको बता दें कि ग्रेटर इजराइल की अवधारणा एक यहूदी राज्य है जो मिस्र के नाले से फरात नदी तक फैला। इसमें पूरे फिलिस्तीन के साथ जॉर्डन, लेबनान भी शामिल है। हालांकि ये फिलहाल इजराइल का सपना ही है। तीसरा संकेत पीएम नेतन्याहू के बयान से मिला है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका हथियारों की सप्लाई से प्रतिबंध हटा रहा है। इजराइल को अमेरिका के घातक हथियार जल्द मिलेंगे। यह हथियार मिले तो इजराइल इसका इस्तेमाल लेबनान के खिलाफ कर सकता है। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि वो लेबनान से युद्ध के पक्ष में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उम्मीद जताई है कि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष नहीं बढ़ना चाहिए। गाजा में सीजफायर से हालात नियंत्रण में होंगे, लेकिन अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो कहता कुछ है करता कुछ है। खासकर युद्ध के मोर्चे पर वो यही चाहता है कि उसके हथियार बिकते रहें और लेबनान फ्रंट खुला तो सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के हथियारों के मार्केट को ही होने वाला है। लेबनान को सबक सिखाने के लिए इजराइल तैयारी में है तो इधर अमेरिका के तिब्बत प्लान से चीन को मिर्ची लग गई है। अमेरिकी संसद ने 12 जून को रिजॉल्व तिब्बत एक्ट से जुड़े बिल को पारित किया। इसके तहत अमेरिका तिब्बत के इतिहास, वहां के लोगों और संस्थाओं के बारे में चीन की ओर से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से निपटने के लिए फंड मुहैया कराएगा।
साथ ही उस फेक नैरेटिव को भी काउंटर किया जाएगा जिसमें वो तिब्बत पर अपना दावा करता है। अमेरिका ने इसी प्लान पर आगे बढ़ते हुए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को तवज्जो दी, जिससे शी जिनपिंग बौखलाए हुए हैं। आज दलाई लामा ने अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी से मुलाकात की। इसके बाद भारत की धरती से नैन्सी पेलोसी ने कुछ ऐसा कहा कि चीन लाल पीला हो गया। चीन की चेतावनियों के बावजूद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इस दल में अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी हैं, जिनका चीन के साथ तल्ख रिश्तों का पुराना इतिहास है। दलाई लामा से मिलने के बाद उन्होंने शी जिनपिंग को कड़ा संदेश दिया। His Holiness the Dalai Lama, with his message of knowledge and tradition and compassion and purity of soul and love, he will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन माइकल मैककॉल के नेतृत्व में अमेरिकी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ है। धर्मशाला के दलाई लामा मंदिर कॉम्प्लेक्स में उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ। उनको अंग वस्त्र और धार्मिक प्रतीक दिए गए। अमेरिका दल के सम्मान में राष्ट्रगान बजाया गया। गौर करने वाली बात यह है कि नैन्सी पेलोसी के साथ जिस जगह यह अमेरिकी दल बैठा था, उसके ठीक ऊपर तिब्बत का बड़ा सा झंडा लगा हुआ था। ये वो झंडा है जिस पर चीन ने पाबंदी लगा रखी है। सम्मान समारोह के बाद दलाई लामा के साथ काफी देर तक नैन्सी पेलोसी और बाकी सदस्यों की एक मीटिंग भी हुई। China can express unhappiness if it wants. We're going to stand for what's right. What's right is to make sure that Tibetans have freedom. They are able to return to their native land. इस मुलाकात का असल मकसद उस रिजॉल्व तिब्बत बिल पर चर्चा करना है, जिस पर जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस बिल के जरिए अमेरिका तिब्बत को लेकर चीन पर दबाव बनाना चाहता है। भारत में हुई इस मुलाकात से चीन किस कदर बौखलाहट में है, वो उसके बयानों से साफ झलकता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, 14वें दलाई लामा शुद्ध धार्मिक व्यक्ति नहीं, बल्कि धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में लगे हुए एक राजनीतिक निर्वासित व्यक्ति हैं। तिब्बत मामले पर अमेरिका अपने वादों का सम्मान करे और किसी भी प्रकार से दलाई लामा के समूह के साथ संपर्क न करे। चीन की चेतावनी को दरकिनार कर नैन्सी पेलोसी और बाकी सदस्य न केवल दलाई लामा से मिले, बल्कि शी जिनपिंग को कड़ा संदेश भी दिया। माना जा रहा है कि तिब्बत मसले पर चीन और अमेरिका के बीच आने वाले दिनों में तनाव बढ़ सकता है। नैन्सी पेलोसी का चीन से टकराने का लंबा इतिहास रहा है। 2022 में जब वो हाउस स्पीकर थी, उस समय उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए ताइवान की यात्रा की थी। उनको रोकने के लिए चीन ने तो चेतावनी तक दे दी थी। व्हाइट हाउस ने भी चिंता जताई थी। इसके बावजूद उन्होंने ताइवान पहुंचकर वहां की सरकार को अपना समर्थन दिया था। मामला जब तिब्बत का आया तो यहां भी नैन्सी पेलोसी ही फ्रंट पर हैं। सवाल है कि इस वक्त अमेरिका के इस कदम के मायने क्या हैं? वो तिब्बत को इतना भाव क्यों दे रहा है? क्या इसका राष्ट्रपति चुनाव से कोई कनेक्शन है? अमेरिका में एक बड़ा वर्ग मानता है कि बाइडेन चीन के प्रति नर्म है। ऐसे में चुनावी साल में वो चीन को कड़ा संदेश देकर एक नैरेटिव को काउंटर करना चाहते हैं। अमेरिका में चीन विरोधी धड़ा बहुत बड़ा है। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि अमेरिका और चीन के बीच टैक्स वॉर शुरू हो चुका है। ऐसे में तिब्बत के जरिए बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश है। तीसरी बात यह है कि ताइवान पर चीन आक्रामक है। ऐसे में तिब्बत का मुद्दा उछालकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से ट्रंप की स्ट्रैटेजी और पॉलिसी रही है, वो हमेशा से एंटी चाइना रहते हैं और ट्रंप को काउंटर करने के लिए बाइडेन को बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो ट्रंप के वोटर बेस, जो कि एंटी चाइना वोटर बेस है, उसमें सेंधमारी कर पाए। सवाल है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के साथ अमेरिकी डेलीगेशन की मीटिंग से चीन की बौखलाहट 7वें आसमान पर क्यों है? ये रिपोर्ट देखें। चीन और तिब्बत के बीच 6 दशक से भी ज्यादा समय से विवाद चल रहा है। 60 के दशक में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तब से तिब्बत की स्वायत्तता को लेकर दलाई लामा और भारत में रह रहे लाखों तिब्बती शरणार्थी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर है।
चीन का एक बेतुका दावा है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से चीन के अधिकार में रहा है, जबकि तिब्बत के इतिहास पर गौर करें तो कई शताब्दियों तक तिब्बत स्वतंत्र रहा है और उस पर चीन का कोई भी नियंत्रण कभी नहीं रहा। चीन और तिब्बत के झगड़े को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना होगा। मंगोल राजा कुबलई खान ने तिब्बत, चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य का विस्तार किया था। फिर 17वीं शताब्दी में चीन के चिंग राजवंश के तिब्बत के साथ संबंध बने और उनकी सेना ने बाद में तिब्बत पर अधिकार कर लिया, लेकिन 3 साल के भीतर ही उसे तिब्बतियों ने खदेड़ दिया और 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। 1951 में चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया। तिब्बत के एक तथाकथित डेलीगेशन से चीन ने एक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसके तहत तिब्बत की संप्रभुता चीन को सौंप दी गई। 1959 में दलाई लामा भारत आए और तभी से वो तिब्बत की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धर्मशाला, जहां दलाई लामा शरणार्थी बनकर आए थे, वो तिब्बत की निर्वासित सरकार का मुख्यालय है। आज रियासी आतंकी हमले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने हमले में शामिल आतंकियों के एक मददगार हकमदीन को गिरफ्तार किया। उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी से गिरफ्तार किया है। हकमदीन आतंकवादियों का ओवरग्राउंड वर्कर था। पुलिस के मुताबिक यही वो शख्स है जिसने रियासी हमले में शामिल आतंकियों के लिए ठहरने और खाने पीने का इंतजाम किया था। 9 जून को तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में हकमदीन ने गाइड के तौर पर काम किया था। इसी ने आतंकवादियों को हमले वाली जगह तक पहुंचाया था। इसके बदले हकमदीन को 6000 रुपए मिले थे। अब जबकि ये गिरफ्त में है तो जम्मू कश्मीर में TV9 भारत संवाददाता अंकित भट्ट ने उससे गद्दारी पर कुछ कड़े सवाल पूछे, जिस पर वो खामोश रहा। रियासी आतंकी हमले में रियासी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पहली अरेस्टिंग हुई है। इस शख्स का नाम है हुकमदीन, जिसने 3 पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की है। ये वही शख्स है जिसने इन तीनों आतंकियों को एक गाइड की तीनों आतंकियों को उस जगह तक ले गया जहां पर ये पूरा आतंकी हमला हुआ। हुकमदीन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। हुकमदीन, तुम्हें शर्म नहीं आई कि इस तरीके से किया? तुमने आतंकियों को खाना दिया, तुमने आतंकियों को रुकाया, चंद पैसे के लिए तुमने ये सब किया? बोलो हुकमदीन, जवाब दो। तो ये देखिए, ये आतंकी का मददगार हुकमदीन की तस्वीरें हैं। TV9 भारतवर्ष ने कुछ सवाल इस आतंकी से किए, लेकिन इसने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब सियासी गलियारे से आई वो तस्वीर जो पूरे दिन ट्रेंड करती रही। चुनावी राजनीति में आपने तीखे वार, पलटवार, निजी हमले और शब्दों की मर्यादा लांघने की कई खबरें देखी होंगी, लेकिन सियासी घमासान के इस दौर में ओडिशा से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाती हैं। सूबे के पूर्व CM नवीन पटनायक का कद कितना बड़ा है, ये आप इन 2 तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। कोई यूं ही नवीन पटनायक नहीं बन जाता। एक हफ्ते पहले जब सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, तब बीजेपी के तमाम दिग्गज किस तरह उनका स्वागत कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर विधानसभा की है, जहां नवीन पटनायक के सम्मान में पूरा सदन खड़ा हो। विधानसभा की इस तस्वीर के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ओडिशा विधानसभा में विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। इस दौरान सदन में एक अलग नजारा दिखा। अपने संयमित स्वभाव के लिए जाने जाने वाले नवीन पटनायक विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद सदन से गुजर रहे थे। पटनायक को सामने से निकलता देख पहली बार विधायक बने बीजेपी के लक्ष्मण बाग उनके सम्मान में हाथ जोड़कर अपनी सीट से खड़े हो गए। लक्ष्मण बाग के नमस्ते करने पर नवीन बाबू रुक गए और जवाब में उन्होंने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब बाग ने उनसे पूछा, कैसे हैं आप? जैसे ही बाग ने अपना परिचय दिया, तभी नवीन पटनायक ने जवाब में कहा, ओह, आपने मुझे हरा दिया। पटनायक के ऐसा कहते ही वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। जिस वक्त सदन में ये सब चल रहा था, तब CM मोहन चरण मांझी, डिप्टी CM KV सिंह देव और प्रवती परिदा सहित पूरा सदन पटनायक का स्वागत करने के लिए अपनी सीटों से खड़ा हो गया। नवीन पटनायक ने ओडिशा विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। वो अपनी पारंपरिक हिंजली सीट से तो जीत गए, लेकिन कांटाबाजी सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांटाबाजी में बीजेपी नेता लक्ष्मण बाग ने 16,334 वोट से पटनायक को हराया है। बाग को 90,876 वोट मिले, वहीं पटनायक को 74,532 वोट मिले थे। इसी हार और जीत की चर्चा जब सदन में हुई तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखी। नवीन पटनायक कह रहे थे, ओह, आपने मुझे हरा दिया।
आज जब विधानसभा के अंदर नवीन बाबू की सादगी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है, तो ऐसे में उस वक्त की तस्वीरें भी सबके जहन में आ जाती हैं, ताज़ा हो जाती हैं, जब शपथ ग्रहण के मंच पर प्रधानमंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। ओडिशा के चुनाव में बीजेपी ने नवीन पटनायक जैसे कद्दावर नेता को हराकर सरकार बना ली। वो नवीन बाबू जिन्हें ओडिया प्राइड कहा जाता है, अपने समर्थकों में उनका कद किसी भगवान से कम नहीं। नवीन बाबू के कद का अंदाजा आप 12 जून की इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के शपथ ग्रहण के मंच पर उनसे गर्मजोशी से मिल रहे थे। काफी देर तक दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातचीत करते रहे। शपथ ग्रहण के मंच पर जैसे ही नवीन पटनायक की एंट्री हुई, तुरंत ओडिशा के बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने उनको रिसीव किया। धर्मेंद्र प्रधान उनको लेकर जा ही रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह उनकी तरफ हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़े। दोनों ने हाथ मिलाया, कुछ बातचीत की, फिर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान उनको लेकर आगे बढ़े। सामने नितिन गडकरी खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। गडकरी के ठीक बगल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी वो इसी तरह मिले। इस तरह सबके साथ मुलाकात और नमस्कार के बाद वो जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान के बीच वाली कुर्सी पर बैठ गए। नवीन पटनायक के सामने सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। दिलचस्प था कि सारे मंत्री शपथ लेने के बाद नवीन बाबू को नमस्कार करना नहीं भूले। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले मोहन मांझी नवीन पटनायक का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे। ये तस्वीरें बताती हैं कि नवीन पटनायक के 24 साल के शासन का अंत भले ही हो गया, लेकिन उनके लिए आदर और सम्मान आज भी वही है, चाहे दल या नेता कोई भी हो। और ओडिशा से अब आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां 800 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास एक बार फिर से जीवंत हो उठा है। पीएम मोदी आज बिहार के राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। ये कैंपस प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पीएम मोदी ने यूनिवर्सिटी के कैंपस की हर खूबी को बारीकी से समझा और जाना। आप इस पर हमारी एक छोटी सी ये रिपोर्ट जरूर देखें। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती।